हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक भाई जीतू सर। मैट्रिक भाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोज में कराए थे आपको को पेपर्स, जो सैम्पल पेपर्स थे या मॉडल पेपर्स थे जो गवर्नमेंट ने जारी किए थे 2024-25 पैटर्न के, तो आपको अब तक करा चुके हैं हम हिंदी, मैथ और साइंस के क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री और कॉस्ट और नए पैटर्न का, यानी सामाजिक विज्ञान। जो नया प्रश्न पत्र है उसका नाम है सामाजिक विज्ञान। तो विज्ञान का पेपर किस तरीके के आएगा और कैसे आपको सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें आज आपकी वीडियो में बताई जाएंगी। पूरा देखना है वीडियो को और विदाउट स्किप किए हुए देखना है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, स्किप करोगे तो समझ में नहीं गया, इसलिए विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% समझ में आएगा। और जो गलतियां आप फ्यूचर में मैथ्स के, इस सोशल साइंस के पेपर में कर सकते हैं, वो गलतियां आप आगे नहीं करोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए चलते हैं वीडियो को। जैसा कि आपको दिया गया है, ये समाज विज्ञान का पेपर है। देखिए, इसके लिए समय भी आपको निर्धारित है वही 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। 30 नंबर का क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल रहेगा, जिसके लिए प्रैक्टिकल फाइल यानी प्रोजेक्ट फाइल आपने अपने स्कूल में जमा कर रखी होगी। तो उसके आपको प्रोजेक्ट फाइल के आपको उसमें नंबर मिलेंगे अलग से। ठीक है, तो आइए चलते हैं। इसमें जो डायरेक्शंस दिए हैं, सबसे पहले दिया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करने हैं। सेकंड है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्या करना है, पेपर को रीड करना है। रीड करने का मतलब ये जनरल तरीके से आपको सही से समझना है और सोचना है। ठीक है, आगे इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। जैसा कि आपको बता चुके हैं, हर एक प्रश्न पत्र के लगभग 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए होंगे, जिसमें आपके 20 अंक होंगे, और वो सभी आपको किस में करने हैं, OMR शीट में भरने हैं। OMR शीट में भरने हैं। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो देखिए, हमारी सजेशन यही है, जैसे आपने पेपर आ गया, आपने पढ़ा, उसके बाद उसी में पहले टिक लगाएं। जो भी 20 क्वेश्चंस में जो भी आपको आते हैं या 20 आते हैं, पहले आप मैं उसी में पेपर में आप टिक लगाएंगे। उसके बाद जब फाइनल हो जाए कि हाँ बिल्कुल करेक्ट है, उसके बाद ही OMR शीट में भरें। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आ गया तो एक भरने लग गए, दूसरा आ गया तो दूसरा। पहले सभी को पढ़िएगा, समझिएगा, सही से टिक कर लीजिएगा कि इसका इंडिकेट कर सकते हैं आप अपने पेपर पर किसका ये सही है। और जब फाइनलाइज्ड हो जाए तब एक साथ आप भर दीजिएगा, वरना एक एक करके भरेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम भी आपको मैनेज करके चलना है। खंड ब 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट, वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख है। यानी जो भी प्रश्न पत्र जितने नंबर का है उसके सामने उसके अंक मिलेंगे। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन है, एक वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकंड। ठीक है, और एक मानचित्र के संबंधी क्वेश्चंस हैं 2। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। यानी जो भी मानचित्र आपको मिलेगा इस पेपर टाइप है, उसको सही से संलग्न करना। ये नहीं है कि हट के अलग हो गया। ठीक है, धागा वगैरह मिलेगा, धागे से उसको सही से उसको पंच करना है, टाइट करना है। और 7th है दृष्टिबाधित परीक्षार्थीयों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न पत्र लिखने के लिए दिए गए हैं। अब ये मत करना, देखिए पेपर में आपको दृष्टिबाधित यानी जो अंधे होते हैं उनके लिए प्रश्न पत्र, मानचित्र के अलावा प्रश्न पत्र दिए गए हैं, तो आप उन प्रश्न पत्र को कर दें। तो प्रश्न पत्र आपको नहीं करने हैं, जो दृष्टिबाधित हैं केवल उन्हीं को करने हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खंड अ, और इसमें 20 अंक निर्धारित हैं। आपको जैसे बताया था, OMR शीट्स पे ही आपको फिलअप करने हैं। ब्लू पेन या ब्लैक पेन, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, उसका इस्तेमाल करना है। जेल पेन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए बहुविकल्पी में फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ।
देखिए ये आपके राष्ट्रवाद चैप्टर से लिया गया उदय वगैरह, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इनमें से किस में हुआ तो आपको पता होगा, फ्रांस में भी हुआ था, ठीक है। तो आप उसमें आप राष्ट्रवाद का उदय का लगा सकते हैं, बट इसको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको इसको करना है, पहले चैप्टर रीड करना है। नंबर सेकंड, ड्यूक मैटरनिक ने समाज एक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया? रूसो को, विक्टर एमेनुएल को, कार्विन को, या ज्यूसेपी मैथ्सनी को? ये आपको बताना है, चैप्टर पढ़ेंगे 100% समझ में आ जाएगा। थर्ड है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? यानी जो इंडिया में बढ़ावा दिया था सूती मिल का, किसने दिया था? कौन सा अंग्रेज था जिसने दिया था? जॉन राइट, रिचर्ड आर्कराइट, एंड्रू कार्नेगी, या जेम्स वाट? किसने दिया था? ये आप पढ़ सकते हैं। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों का गिरना, कीमतों का बढ़ना, या कीमतों का स्थिर होना। ये आपको देखेंगे उसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार वगैरह में, और तो जनरल में आपको 100% मिल जाएगा। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा तो 100% आपकी समझ में आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट में दिया गया है आपको 5वां जो क्वेश्चन है, 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक लिखी? ये आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी 1448 में। जेन आयर लिखी थी, रमोना लिखी थी, या हॉटकेडी डिड, या बाइबल? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, बेल्जियम में सामरिक सरकार का चुनाव कौन करता है? यानी बेल्जियम में जो चुनाव होते हैं उसका कौन करता है? यानी एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, या सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग करते हैं, या केवल जर्मन भाषा बोलने वाले लोग करते हैं? उपरोक्त सभी, ये आपको बताना है। जैसे भारत में लोकतंत्र है, सभी भाषाओं वाले, सभी धर्म या जाति वाले इसको सिलेक्ट करते हैं कोई भी सरकार को, ठीक है। बट बेल्जियम में किस तरीके की गवर्नमेंट चलती है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा लक्षण संघीय सरकार के संबंधित नहीं है? यानी संघीय सरकार, यानी सभी राज्यों का संघ मिलकर के एक सरकार बनती है, उसको बोलते हैं संघीय सरकार। जैसे उत्तर प्रदेश है, एमपी है, राजस्थान है, ये सब क्या है? संघीय सरकार बोलते हैं, जिसका क्योंकि सभी राज्यों का प्रधानमंत्री क्या होता है? एक ही होता है, तो इसलिए इनको संघीय सरकार बोलते हैं। तो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, यानी कठोर एवं लिखित संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, एवं सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए इसमें क्या है, आपको कठोर लिखित संविधान है, यह शक्तियों का केंद्रीकरण है, संघीय राज्यों के मध्य शक्तियों पर, ये किस वजह से? तो अगर शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया जाए, केंद्रित मतलब एक ही व्यक्ति को अगर दे दिया शक्तियाँ, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका, वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। समझ में आया? तो ये सबसे आपका अगर कहा जाए तो सबसे खतरनाक क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो नागरिक शास्त्र रिगार्डिंग है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? नंबर फर्स्ट, समूह का लैंगिक विभाजन, जैविक बनावट, समाज का पितृ प्रधान, महिलाओं में साक्षरता दर की कमी। तो इनमें से असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है, ये आप देखना है और बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ से होती है? जो सांप्रदायिक सद्भावना है उसकी समस्या प्रारंभ से ही होती है जब धर्म को ही राष्ट्र का आधार माना लिया जाता है, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से माना जाए, या कुछ धर्मों को ही प्रधानता दी जाए। तो इसमें है धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, तब सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? यानी ऐसा कौन सा संघ जिसमें सूची का विषय नहीं है? प्रतिरक्षा, मुद्रा, शिक्षा, या विदेशी मामले। इसमें ये बताना है जो राज्यों से संबंधित है वो कौन सा है, नहीं, ठीक है, वो आपको पढ़ना है और बताना है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्न से पंजाब से भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, भूमि संकुचन मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशु चारण। ये आपको बताना है भूमि संकुचन का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपको दिए गए हैं, यानी ये जो जैसे भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर है, हीराकुंड बांध है किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है, या टेहरी बांध है किस नदी पर है। ये 4 नदी दी गई हैं, चारों बांध दिए हैं, आपको पढ़ना है और उसमें से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है क का थर्ड, ख का सेकेंड, इनमें से कौन सा विकल्प सही है ABCD में, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए, निम्नलिखित से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का कौन सा क्रियाकलाप नहीं है। मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना या डेयरी। ठीक है, ये आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं केवल केवल क है, नंबर बी क एवं ग है। ठीक है, और सी क ख ग है, और घ और डी में दिया गया ख और घ, ये दोनों हैं। तो ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है और आपका निजी क्षेत्र कौन सा है, उसमें किसको आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस पर रोजगार या आर्थिक क्रिया, उद्यम का स्वामित्व या श्रमिकों की संख्या। तो उसके आधार पर आपको इनमें से 4 ऑप्शंस पे बताना है। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो श्रमिकों की संख्या के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भू क्षरण से क्या तात्पर्य है। भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का उपजाऊ होना या भूमि को योजनाबद्ध उपयोग। तो भू क्षरण से आपको क्या समझना है वो आप पढ़ेंगे आपके भूगोल में, उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है। संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाव प्रबंधन, चिपको आंदोलन या वन्य जीव विहार का परिसीमन। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्न में कौन सा व्यापक अवरोधकों का लक्षण नहीं है। कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है कि ये इसका लक्षण नहीं है। जैसे सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है। सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। अधिकतर देश अवरोधकों का प्रयोग करके अपने घरेलू उत्पाद की सुरक्षा करते हैं। तो इसमें से अवरोधकों का लक्षण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है चारों को पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 18, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, अधिक मजदूरी देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, अधिक मजदूरी देना नहीं हो सकता, उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना नहीं हो सकता है। यानी इसमें अगर हो सकता है उसका ज़्यादा समर्थन मूल्य देना है। ठीक है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे, देखिए भूमिहीन है तो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य दे, जब उनके पास भूमि नहीं है तो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य दे नहीं सकते, उनके बच्चों को विदेश में बसाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है अधिक मजदूरी देना। मजदूरी देंगे तो क्योंकि भूमिहीन है, उन पर भूमि है ही नहीं, तो उसका अधिक समर्थन मूल्य कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए उनको अधिक मजदूरी देनी है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम या भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें से अगर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन सा है, भूतापीय ऊर्जा। तो ये आप पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीयवादी कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भागों में नियंत्रण हुआ।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो आप सभी समझ सकते हैं या उपरोक्त सभी बहुराष्ट्रीय निवेश में वृद्धि हुई है। ठीक है, और अगर देखिए तो आर्थिक स्थिति जो है क्या हुई है, देश की भी हुई है और लोगों की भी कैसी हुई है, सुदृढ़ हुई है। तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये थे आपके ख के सॉरी जो आपको बताया था और ब, दो खंड बताए थे। खंड के 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब लेते हैं खंड ब। लगभग 60 शब्द के आपको वर्णनात्मक प्रश्न है और दिया गया भी है उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखना है। आपको कितने शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट में, और दोनों में से ही आपको इसको 2-2 नंबर के हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिएगा। 2 कारण लिखने हैं आपको और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 80 वर्ड्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड या अथवा। तो इसमें देखिए अथवा या उसमें से आपको एक करना है, या तो उसको कर सकते हैं या इसको करना है। जैसे 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो ये महामंदी जो थी आपके चैप्टर से ली गई है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये भी आपका 4 नंबर का है। इन दोनों में भी अथवा दिया गया है, तो आप अथवा में से कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसके बदले आप इसको भी कर सकते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित आपको सहित पुष्टि कीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये हर साल आता है और इस साल भी आएगा, लिख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और आगे दिया गया वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति का क्या कथन है। जाति में जो राजनीति हो रही है और राजनीति में जो जाति ज़्यादा हो रही है, इससे क्या है, देखिए ये हमारी लोकतंत्र पर क्या है, चोट है एक तरीके से। जाति की जो राजनीति करते हैं वो और बहुत ही खतरनाक है किसी भी कंट्री के लिए। जहाँ जाति की राजनीति होती है या राजनीति की जाति होती है, राजनीति में जहाँ जाति आ जाती है या जाति में राजनीति आ जाती है, तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ये चीज़ें आपको नागरिक शास्त्र में दी गई हैं, तो उसको आप पढ़िएगा, 100% समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो नागरिक आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसमें कोई 2 कारण बताए दिए। देखिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर जिसके पास ऊर्जा है, ठीक है, वही देश तरक्की करेगा, और जिसके पास ऊर्जा नहीं है तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। तो इसलिए आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि मेन बेस की है। बगैर आप ये बताइए, बगैर मटेरियल के आप मकान तैयार नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पास है कि बगैर ऊर्जा के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अथवा भी दिया गया, अगर ये नहीं आता है तो परिवहन एवं परिवार संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, 2 कारण दीजिए। देखिए परिवहन और संचार के बिना, आप कम्युनिकेशन के बिना कोई भी व्यापार या कोई भी काम नहीं कर सकते। देखिए कम्युनिकेशन यानी संचार जो है, और परिवहन, देखिए मान लीजिए आपको कहीं से कहीं जाना है और परिवहन नहीं है, यानी परिवहन का मतलब है वाहन, रेल हो, बस हो या कोई भी निजी वाहन हो, एरोप्लेन हो, जो जिस देश का अच्छा मजबूत होगा वो देश हमेशा तरक्की करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, किन्हीं 2 आलेखों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 का उल्लेख करना है, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसके लिए अगर आप अर्थशास्त्र में से पढ़ सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ये उत्पाद बनाने के लिए किस प्रकार का उल्लेख करती हैं, या इसको नहीं आता तो आप अथवा कर सकते हैं, अच्छे बाजार में किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। यानी अच्छे बाजार कौन से होते हैं वो आपको 2 को एक्सप्लेनेशन करना है, यानी उसकी व्याख्या करनी है। तो ये आपको अर्थशास्त्र में से मिल जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको पुराना ज़्यादा ओल्ड नहीं पढ़ना है, जो न्यू है
पैटर्न पे, वही चीज़ आपको पढ़नी है। अब देखिए आपको दिए थे वर्णात्मक फर्स्ट थे, अब है वर्णात्मक सेकंड। तो वर्णात्मक फर्स्ट जो थे सभी क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 4-4 नंबर के थे, और जो वर्णात्मक सेकंड है वो कितने हैं आपके, 6-6 नंबर के हैं। तो ध्यान से देखिएगा, और उसमें लिखना था आपको 80 नंबर के, 80 शब्द के, ठीक है। और इसमें जो आंसर देना है आपको 150 शब्द का होना चाहिए मिनिमम। तो शब्द और अक्षरों में ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 80 अक्षर लिख देते हैं, भाई 80 अक्षर का मतलब नहीं है, 80 शब्द लिखने हैं। जैसे राजा, तो राजा 2 अक्षर नहीं हुए, जैसे रा का हो गया और जगह 2 अक्षर नहीं लिखने हैं। राजा एक वन वर्ड है, ठीक है, एक शब्द माना जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें लिखना है, इसमें जो उत्तर लिखना है 150 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे दिया गया है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं दो कारणों को लिखिएगा, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। तो ये आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया था, और किन्हीं दो कारणों को लिखिए, इनके 2 कारण लिखना है, और इनसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया उसका भी कारण आपको लिखना है। तो ये टोटल है आपके 6 नंबर का। और अथवा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, जो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था उसका क्या मतलब है, और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले किन्हीं दो सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। यानी जो आंदोलन चलते थे महात्मा, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 6 नंबर के, इनको लर्न कर लो दोनों को, घोंट के पी जाओ, और इसमें से 100% आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 6, लोकतंत्र में राजनीति के दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिएगा। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए होती है, अगर एक ही राजनीतिक दल होगा तो वो क्या हो जाएगा, शासन निरंकुश शासन हो जाएगा, ठीक है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जो भी शासन करने वाला होगा वो बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी बोलने वाला नहीं होगा। इसके और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप अपनी बुक्स में पढ़िएगा, 100% आपकी समझ में आ जाएगा। लोकतंत्र उत्तरदायी है, पारदर्शी है एवं वैध शासन व्यवस्था दे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखिए लोकतंत्र किसी भी घटना के लिए या किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, जवाबदेही होती है उसकी, आप उससे जवाब मांग सकते हैं। लोकतंत्र में क्या है, आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, या आपके यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितना पैसा आया, ये सब चीज़ें लोकतंत्र में आप लिखित में उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे जो ब्लॉक लेवल पर है या हमारे गांव लेवल पर कितना विकास पर, तो वो उसके लिए सरकार क्या है, जवाबदेही होती है, सरकार को जवाब देना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी सुंदरता है, और क्लियरिटी भी है। अगर मान लीजिए विकास के लिए पैसा आपके यहाँ आया और उसने विकास में पैसा नहीं लगाया, तो आप किससे जवाब मांगेंगे इसके रिगार्डिंग कि कितना पैसा आ रहा है, कितना क्या हो रहा है। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो खूबसूरती है, ठीक है। और यही लोकतंत्र की आत्मा आत्मा भी है, क्योंकि इसमें क्लियरिटी है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, मृदा अपरदन क्या है, या मृदा का अपरदन हम से आप क्या समझते हैं। मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। मृदा अपरदन क्या है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए, जिनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो मोटे अनाज वगैरह हैं उनको, जैसे ज्वार का है, गेहूं का है, ये सब किस में आते हैं, मोटे अनाज वगैरह में से आते हैं। और इनको आपको बताना है, उल्लेख करना है, और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय क्या किए जाए, तो किन्हीं 2 का उल्लेख करना है आपको, ठीक है। अब है इसी का 7th, देखिए ये सभी क्या दिए गए आपको, अथवा में दिए गए, ये आपके लिए बेनिफिट है, और सेम चैप्टर से लिए गए हैं, ये नहीं है अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, दोनों सेम चैप्टर से हैं। तो अगर आप थोड़े बहुत भी आपने पढ़ा हुआ तो 100% आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज, ये आपको उल्लेख करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं, इसके 3 कारण लिखिएगा। और मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास को नापने वाले प्रमुख अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक क्या है, क्यों ये कई बार पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से करेंगे तो 100% आपकी समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए
ये आपको मानचित्र दिया गया है, मानचित्र संबंधी है। इसके रिगार्डिंग आपको मानचित्र आपको जब पेपर मिलेगा तो उसी वक्त आपको दिया गया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको जब भी फिलअप करें बिल्कुल टाइट बांध के रखना है उसमें, ठीक है, जिससे ये मानचित्र आपका अलग ना हो जाए। तो देखिए, निम्नलिखित स्थलों को भारत की रेखा मानचित्रों द्वारा स्टार्स के द्वारा नाम सहित दर्शाइए और सही ना हुआ सही अंकन हेतु आपको हाफ हाफ नंबर अंक निर्धारित हैं। जैसे वह नगर जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला जो जहाँ हत्याकांड हुआ था वो आपको दर्शाना है। देखिए, आपको उत्तर तो देना ही देना है कि यहाँ हुआ था, लेकिन आपको मानचित्र में भी दर्शाना है। समझ में आ गया? जहाँ पंजाब में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था वो आपको बताना है और मानचित्र में भी आपको इंडिकेट करना है। बताना हो गया आधा नंबर और मानचित्र में दर्शाना है वो भी आधा नंबर, यानी टोटल मिलाकर के 1 नंबर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक बनाया था, ठीक है, सर्वप्रथम जहाँ नमक बनाया था वो आपको इंडिकेट करना है। यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन जो चला था इसी की वजह से चला था, तो नमक बनाया था वो आपको इसमें बताना है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया वो आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन है और उसमें इंडिकेट करना है। दोनों ही काम करने तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ ये आपको बताना है और इस पर इंडिकेट भी करना है। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, यानी सूती मिल वाले जो थे श्रमिक थे उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब है अपना शांत मौन धारण करके अपना मूक टाइप से किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। इस तरीके का नहीं है, विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, आने जाने वालों को आग लगा दी या किसी के घर में आ गई, ये नहीं। शांत सत्याग्रह का मतलब है आप शांत पूर्वक उस चीज़ के विरुद्ध खड़े होना, ठीक है। तो ये भी आपको हाफ हाफ नंबर का मिलेगा। अब ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए ये तो मानचित्र के रिगार्डिंग थे। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे वो केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए हैं, जो अंधे हैं उनके लिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। केवल जो अंधे हैं यानी दृष्टिबाधित हैं केवल वही उनको ही करना है, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिया गया है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है, यानी उनको मानचित्र नहीं करना है, यही करना है। अब इसमें देखिए दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तक में लिखिए। मानचित्र का उपयोग नहीं करना है। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस नगर में हुआ ये आपको लिखना है। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया ये भी आपको लिखना है। देखिए, उसमें इंडिकेट करना था बट इसमें लिखना भी है। तो ये कितने हैं? 1-1 नंबर के हैं। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये भी 1 नंबर का है। उनको इंडिकेट नहीं करना है, क्वेश्चन के लगभग सेम ही है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये भी आपको लिखना है। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया, इसका केवल आंसर करना है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, ये भी उसका आंसर आपको लिखना है। अब मानचित्र नंबर 2। देखिए, जैसा कि आपको बताया जाएगा मानचित्र के आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला हो गया था, अब देखिए सेकंड है। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्रों में निम्नलिखित को दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है, तभी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन सा उद्यान है, ठीक है। तो उसका नाम लिखना है और उसको इंडिकेट करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स ये आपको दिया गया है ब्रैकेट के रूप में, ठीक है। जो चिन्ह दिया गया उसी रूप में आपको उसको इंडिकेट करना है। नंबर 2, नर्मदा नदी का पर बांध बना, बांध आपको इस तरीके से इंडिकेट करना है, चिन्ह द्वारा नाम लिखिएगा और उसको इंडिकेट करिएगा। और 3rd है महानदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। ये महानदी इस तरीके का चिन्ह लगाना है कि कौन सी जगह पर है और उसका नाम लिखना है, लोकेशन का। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र आपको सर्किल के रूप में चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। झारखंड में कोयला क्षेत्र है, आप सभी को पता है झारखंड की पहचान कोयला के रूप में ही है मेनली। तो इसमें आपको बताना है और उसको इंडिकेट किससे करना है, सर्किल के से इंडिकेट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 दिएगा, भारत में पूर्वी तटों पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा
लिखिएगा, ठीक है। उसमें आपको पतन बताना है, कौन सा पतन है, उसको ट्रायंगल के द्वारा डिनोट करना है। ये सेम आपको यही जिस सेम क्वेश्चन है, केवल उनके आंसर ही आंसर लिखने, ये केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। जैसे निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का उपयोग नहीं करना है। तो पश्चिम बंगाल के एक उद्यान का नाम लिखिएगा, नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिएगा, उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिएगा, झारखंड प्रांत की एक कोयला खनन का नाम लिखिएगा और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन का नाम लिखिएगा। केवल इसमें नाम लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। तो ये था आपका पूरा पेपर जो आपको करना है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से करना है और इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। अब आपके लिए किया आएंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश का होगा, तो ध्यान से देखना है, विदाउट स्किप किए हुए देखना है। और चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तो हम भी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।